चौधरी की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल चौधरी की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा किसी तारुफ के मोहताज है, वो अपनी शायरी के अलावा तंज़ो मज़ा की दुनिया में भी एक आला मकाम रखते हैं। हमारा आज का ड्रामा उन्हीं की एक तस्वीर उर्दू की आखिरी किताब से माखूज़। लेकिन यहाँ पे आपको एक अहम बात बताना चाहिए कि जो तालिबा उस्ताद का रोल अदा कर रही थी, तबीयत की नासाजी की वजह से वो आ जाने से कासिर है। इसलिए उस्ताद का रोल अदा करेंगी मैम ज़ैनब डार। आप सबकी भरपूर तालियों में पेशरफ खिदमत है पुरानी रोशनी स्कूल का एक मंजिल। अस्सलाम बेटा, सब बच्चे कैसे हैं? ठीक मैडम। चलो बेटा, हम हमेशा की तरह आज के दिन का आगाज भी सुबह की दुआ से करेंगे। तमाम बच्चे सुबह की दुआ पढ़ें। या अल्लाह, खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़े दे, रहने को मकान दे, इज्जत और आसूदगी की जिंदगी तमाम दे। अरे मियां, ये भी कोई दुआ है मांगने की? कुछ और मांगो। बाबा जी, आप क्या मांगते हैं? मैं ये चीजें नहीं मांगता। मैं तो कहता हूँ अल्लाह मियां मुझे ईमान दे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। बाबा जी, आप ठीक दुआ मांगते हैं। इंसान वही चीज तो मांगता है जो उसके पास नहीं होती। शराबी, चुप करके बैठो। हेडमास्टर साहब से ऐसे बात करते हैं? ये नया निसाब पढ़ पढ़ के सबके हौसले उड़ गए हैं। चलो बेटा, हम आज के सबक का आगाज जुग्राफिया से करेंगे। जुग्राफिया के पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा कि पाकिस्तान के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब में क्या वाक़ है? पाकिस्तान के मशरिक में सीटों और मगरिब में सेंटों है, शुमाल में ताशकंद और जुनूब में पानी ही पानी है, यानी फरार का कोई रास्ता मौजूद नहीं। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। ये दोनों एक दूसरे से बड़े फासले पर थे। इतने बड़े फासले पर थे, इस बात का अंदाजा अब हो रहा है। शाबाश बेटा। यही नहीं, इन दोनों का अपना अपना हुदूद अरबा भी था। जैसे मगरबी पाकिस्तान के शुमाल में पंजाब, जुनूब में सिंध, मशरिक में भारत और मगरिब में सरहद और बलूचिस्तान। शाबाश बेटा। पर इन सब में पाकिस्तान कहाँ है भी या नहीं, इस पर अभी रिसर्च जारी है। जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा आपको मुतला कर दिया जाएगा। चलो बेटा, अब अगले सबक की तरफ चलते हैं। कौन बच्चा अगला सबक पढ़कर सुना? हमजा। एक सबक जुग्राफिये का। जुग्राफिये में सबसे पहले ये बताया जाता है कि दुनिया गोल है। एक जमाने में बेशक ये चपटी हुई थी, फिर गोल करार पाई। गोल होने का फायदा ये है कि लोग मशरिक की तरफ से जाते हैं, मगरिब की तरफ जा निकलते हैं। कोई इनको पकड़ नहीं सकता। स्मगलरों, मुजरिमों और सियासतदानों के लिए बड़ी आसानी हो गई। हिटलर ने जमीन को दोबारा चपटा करने की कोशिश की थी,
लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पुराने ज़माने में ज़मीन गुल मोहम्मद की तरह साकिन होती थी। सूरज और आसमान वगैरह इसके गिर्द घुमा करते थे। शायर कहता है, रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान। फिर मैडम क्या लिखा है? गलीलियो। फिर गलीलियो नामी एक शख्स आया और इसने जमीन को सूरज के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। पादरी बहुत नाराज हुए कि हमको किस चक्कर में डाल दिया है। गलीलियो को तो उन्होंने करार वाकई सजा देकर आइंदा इस किस्म की हरकत से रोक दिया। अलबत्ता जमीन को नहीं रोक पाए, बराबर हरकत किए जा रही है। शुरू में दुनिया में थोड़े ही मुल्क थे, लोग खासी अमन और चैन की जिंदगी बसर करते थे। 15वीं सदी में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। इसके बारे में 2 नजरिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका कसूर नहीं, ये हिंदुस्तान को यानी हमें दरियाफ्त करना चाहता था, गलती से अमेरिका दरियाफ्त कर बैठा। इस बात को इस चीज से तकवीयत मिलती है कि हम अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। दूसरा फरीक कहता है कि नहीं, कोलंबस ने जानबूझकर यह हरकत की, यानी अमेरिका दरियाफ्त किया। बहरहाल अगर ये गलती भी थी तो बहुत संगीन गलती थी। कोलंबस तो मर गया, इसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। शाबाश हमजा, बैठ। इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी का सबक खत्म होता है। अब हम आएंगे तारीख की तरफ। अरे ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो? अपनी रोशन तारीख का तो सबको पता होना चाहिए। और आज तो वैसे भी जिस शख्सियत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अजीम शख्सियत। आज हम पढ़ेंगे सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में, जो ये गजनी खानदान का बहुत ही मशहूर बादशाह था। मालूम है इसने बर्रे सगीर और हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। शुरू में कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उसको वापस जाना पड़ा, पर बेलाखिर फतेह उसी की हुई। मैडम जी फिजा, मैडम ये सोमनाथ का मंदिर भी तो इसलिए ही तोड़ा था ना? पर क्यों तोड़ा था? कोई बता रहा था कि उस मंदिर से इतना ज़्यादा अरे बैठो बेटा, ऐसे गलत अफवाहें नहीं फैलाओ। बैठो मैं बताती। नहीं बेटा, दिल में बदगुमानी नहीं पाती। सोमनाथ का मंदिर तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज समझकर तोड़ा था। ऐसा रुपए पैसे का उसको कोई लालच नहीं था। अरे भाई, निकले हुए हीरे जवाहरात जाया ना हो जाए, बस इसी डर से उसने उनको ऊंटों पर लदवाया और गजनी भेज दिया। अब ये तो खैर गैर जरूरी बात है। अहम बात ये है कि उसका एक बहुत ही वफादार गुलाम था, अय्याज। अल्लामा इकबाल से रवायत है कि जब जंग के दौरान वक्त नमाज आता तो महमूद और अय्याज एक ही सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते, बाकी फौज अलबत्ता लड़ती रहती। बहरहाल अब तमाम बच्चे कापियां निकालें और घर के काम के सवालात दर्ज करें। ध्यान से दर्ज कीजिएगा, सवालात खासे मुश्किल हैं। पहला सवाल, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 क्या किए थे? दूसरा सवाल, महमूद गजनवी ने 17 हमले किस मुल्क पर किए थे? तीसरा सवाल, हिंदुस्तान पर 17 हमले किस बादशाह ने किए थे? सच सच बताओ। और आखिरी सवाल, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 18 हमले क्यों नहीं किए? 17 में ही क्यों इत्तफाक कर दिया? लो, तारीख का सबक भी खत्म हुआ। अरे 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 शरारत, रुक जाओ, सब बच्चे रियाजी की किताबें निकालो। शरारतें करते हो? आज सबकी याददाश्त का इम्तिहान होगा। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, हम आजकल रियाजी में कायदे कर रहे हैं।
हमने 4 कायदे किए हैं। जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम। शाबाश बच्चों। अब कौन बच्चा मुझे जमा का कायदा बताए? जमा के कायदे पे काम करना आसान नहीं, खसूसन महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा ही नहीं हो पाता। शाबाश बेटा। पर एक बात याद रहे, जमा का कायदा हर इंसान के लिए अलग होता है। जैसे आम आदमी के लिए 1 जमा 1 शाबाश, क्योंकि आधा तो इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तिजारत करने वालों के लिए 1 जमा 1 शाबाश। पर रिश्वत लेने वालों के लिए हासिले जमा जमा से ज्यादा होता है। तो याद रहे, कायदा वही अच्छा जिसमें हासिले जमा जमा से ज्यादा हो, बशर्ते के पुलिस माने हो। मैडम, एक कायदा जुबानी जमा खर्च का भी होता है, ये मुल्क के मसाइल हल करता है और सुनने में आया है आजमूदा भी है। शाबाश बेटा। अब कौन अच्छा, तो वक्त मिल गया जनाब को क्लास में आने का। खड़े हो जाओ। अगला कायदा बताओ। तफरीक का कायदा। जैसे मैं सिंधी हूँ, तू सिंधी नहीं। मैं बलोच हूँ, तू बलोच नहीं। मैं मुसलमान हूँ, तू मुसलमान भी नहीं। सबको तफरीक पैदा करना कहते हैं। शाबाश बेटा। ये कायदा भी कदीम जमाने से इस्तेमाल हुआ जा रहा है। बेटा, तफरीक का मतलब है मनहा करना, यानी निकाल बाहर करना एक अदद को दूसरे अदद में से। कभी कभी तो एक अदद दूसरे अदद में से खुद ब खुद निकल जाता है, पर कभी कभी उसको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? डंडे मारकर, फतवे लगाकर। याद रहे बेटा, जो लोग ज्यादा जमा करते हैं वही ज्यादा तफरीक भी पैदा करते हैं। इंसानों और इंसानों में तफरीक, मुसलमानों और मुसलमानों में तफरीक। आम आदमी को तफरीक का कायदा कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि हासिले तफरीक तो कुछ भी नहीं आता, इंसान हाथ मलता रह जाता है। बहरहाल, अब अगले कायदे की तरफ चलते हैं। ज़र्ब का कायदा। कौन बच्चा बताएगा ज़र्ब का कायदा? सालेहा। तीसरा कायदा ज़र्ब का है और ज़र्ब की कई इक़साम हैं, जैसे ज़र्ब खफ़ी, ज़र्ब शदीद और ज़र्ब कारी वगैरह। इसके अलावा पत्थर की ज़र्ब, लाठी की ज़र्ब और बंदूक की ज़र्ब। और अल्लामा इक़बाल की ज़र्ब कलीम, वो इनके अलावा है। हासिल ज़र्ब का इंहिसार इस चीज़ पे होता है कि ज़र्ब किस चीज़ से दी गई है या लगाई गई है। जैसे अगर आदमी को आदमी से ज़र्ब लगाई जाए तो हासिल ज़र्ब भी आदमी ही होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो जिंदा भी हो। शाबाश बेटा। तो इससे ये साबित हुआ कि ज़र्ब के कायदे का कोई भी सवाल हल करने से पहले सबको ताज़ीराते पाकिस्तान का अच्छी तरह मुतालिया कर लेना चाहिए। अब आते हैं तकसीम की। बहुत शरारत सूझ रही है आपको शाह? खड़े हो जाएं और तकसीम का कायदा बताएं। तकसीम? जी बेटा, तकसीम। मैडम, तकसीम का मतलब होता है बांटना। जैसे अंधों का आपस में रेवड़ियां बांटना, चोरों का आपस में माल बांटना, बंदर का बिल्लियों में रोटियां बांटना और पुलिस एहलकारों का आपस में रिश्वत बांटना। शाबाश बेटा। तकसीम का कायदा भी बहुत मुअस्सर है। याद रहे, अगर आप इस कायदे पर उबूर हासिल करते हैं तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। अरे, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हर चीज मिल बांट कर खानी चाहिए। कह गए हैं कि दाल तक जूतों और बूटों में बांट कर खानी चाहिए, वरना कब्ज करती है। इस कायदे पर उबूर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। हुकूक अपने पास रख लीजिए, फराइज बांट दीजिए, रुपया पैसा समेट कर अपने खीसे में डाल लीजिए और कनात की तलकीन बांट दीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता।
अरे भाई 22 खानदान इस मुल्क की अरबों रुपए की दौलत आपस में बांट बैठे, क्या किसी को पता चला? नहीं। शाबाश बेटा, अब तमाम बच्चे कापियां निकालें और घर का काम दर्ज करें। तफरीक के कायदे के मुताबिक दूध में से मक्खी निकालें। आदमी ज़रबे मुसलसल की ताप कहां तक ला सकता है? और जो लोग अंधे नहीं हैं, वो भी रेवड़ियां आपस में ही क्यों बांटते हैं? ओहो, आज तो वक्त को जैसे पर लग गए हैं। चलो बेटा, अगले सबक की तरफ चलते हैं। खड़े हो जाओ और मादे की इकसाम बयान करो। मैडम, मादे की 3 इकसाम है, ठोस, माया और गैस। ठोस का मतलब ठोस है, जैसे कि ठोस इक़दामात, ठोस नताइज, ठोस दलाइल वगैरह। ठोस दलाइल ऐसे दावों के लिए किए जाते हैं जो खुद तो बड़े कमजोर होते हैं। सबसे ठोस दलील अब तक लाठी ही साबित हुई है, इंसानों के लिए भी और भैंसों के लिए भी। ठोस इक़दामात। मैडम मैं पानी पीना चले जाऊं? जाओ। ठोस इक़दामात ऐसे वादों के लिए किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, बस हुकूमतें उनके दावे और वादे किया करती हैं। ठोस अशिया अपनी शक्ल नहीं बदलती, हाँ दूसरों की जरूर बदल देती हैं। मैडम जी फिजा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं समझाती हूँ। ठोस अशिया जैसे, हाँ जैसे पत्थर। पत्थर ठोस है, जैसा है वैसा ही रहता है, पर अगर जोर से किसी इंसान को दे मारो तो उसमें से माया और गैस खुद ब खुद निकलने लगते हैं। कैसे? माया जैसे कि आंसू और गैस जैसे कि आहें और गाली। मैडम, आखिर में बचता है माया। माया का मतलब तो हम सभी जानते हैं, लिहाजा बताने की जरूरत नहीं। पानी भी माया है, दूध भी माया है, और अक्सर माया और माया को मिलाने से जो नतीजा निकलता है वो काफी ठोस होता है। और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए चंद गवालों ने काफी ऊंचे और ठोस मकानात बना लिए। यही नहीं शाह, बाज औकात ठोस को ठोस से टकराने के नतीजे में भी माया हासिल होती है। जैसे भैंस को अगर डंडे से टकराया जाए तो वो माया देती है, वरना नहीं देती। एक अहम बात तो आप भूल ही गए, गैस का मसला। गैस के मसले से कौन वाकिफ नहीं? आप तमाम बच्चे भी उसकी अक्सर शिकायत करते हैं। तो बेटा, आज गैस के इलाज के लिए हम अपना खानदानी नुस्खा आपके लिए लेकर आए हैं। तो तमाम बच्चे अपनी अपनी कापियों में दर्ज कर लें। लिखिए बेटा, हम वजन काला नमक, अजवाइन, कलौंजी और अतरफी लेकर हथेली पर, अरे बाबा अपनी हथेली पर रखकर भांग लें। इंशाल्लाह अफाका होगा। वैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इस काम के लिए सोडा वाटर भी मुफीद माना जाता है। मैडम जी दुआ। हेडमास्टर ने कोई सरकारी खत दिया है। सरकारी? पढ़ो तो क्या लिखा है। मोहतरमी तस्लीम, आपकी जदीद उर्दू रीडर पर गौर ख़ौज़ किया गया। हमारी राय में ये तुलबा को बाकी 566 दरसी कुतुब से बेनियाज करने की एक खतरनाक कोशिश है। खदशा है इसे पढ़कर उस्ताद तालिबे इल्म और तालिबे इल्म उस्ताद बन जाएंगे। लिहाजा टेक्स्ट बुक बोर्ड इसे नामंजूर करने में मुसर्रत का इजहार करता है। नियाजमंद मीर नसीम महमूद चेयरमैन। बस बेटा, जिस माशरे ने अपने दरीचे बंद कर लिए हों, वहाँ रोशनी नई हो या पुरानी, उसका गुजर मुमकिन नहीं। चलो बस्ते उठाओ और घर चलो। आज का इल्म यही खत्म।